सपनों का अगर रोज़ रोज़ नहीं बनता, इसे बनाने के लिए लगता है बहुत सारा समय, पैसा और एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शुक्ला। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके ड्रीम होम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बातें की थी जनरल डिस्कशन के बारे में, इस प्रोजेक्ट की ग्रेविटी के बारे में, माइंडसेट के बारे में और शुरू में क्या क्या तैयारियाँ की जाए। इस कड़ी में मैं आपसे बात करूँगा प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के बारे में। कोई भी मकान बनाने के लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए वो मैं आपसे बातें करूँगा और बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक। पहले हम बात कर रहे हैं प्लानिंग के बारे में। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है अपना ड्रीम होम बनाने के लिए तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, चालू कीजिए और बनाते रहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, या अक्सर क्या मैं ये कहूँगा कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे सपने बड़े होते हैं और हमारा बजट कम होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो काम बाद में हो सकता है वो अपन पेंडिंग कर दें, लेकिन जो काम बाद में नहीं हो सकता है उसको इसी स्टेज पे करना है, या एटलीस्ट हमें उसका प्रोविज़न रखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ, मैं बेसमेंट अपन बाद में नहीं बना सकते। दूसरा, अब मैं आगे बात करूँगा, अगर आप पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप अपना मास्टर प्लान शुरू में ही बना लीजिए। आपको आगे चल के किस तरह का मकान बनाना है उसका उसी हिसाब से आप फाउंडेशन कीजिए, कॉलम्स रखिए और स्ट्रक्चर की डिज़ाइन रखिए, और फ्यूचर एक्सपेंशन को माइंड में रखते हुए ये सारे काम करने हैं। अगर पॉसिबल है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग अभी कर लीजिए। सोलर सिस्टम भी अभी लगाया जा सकता है, क्योंकि सोलर सिस्टम अपने आप में फुल फ्लेश्ड वायबल प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें कि सोलर सिस्टम की EMI वर्सेस उसकी सेविंग है वो हमेशा अपने आप में वायबल है। ये अपन अभी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉम्पैक्शन के बारे में। बेसमेंट के अंदर कॉम्पैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी फाउंडेशन बनाते हैं, लोड बेयरिंग वॉल्स बनाते हैं, कॉलम्स की फिटिंग बनाते हैं, वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्टी का कॉम्पैक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो। राजस्थान, स्पेशली मैं राजस्थान की बात करूँगा, राजस्थान में सैंडी सॉइल है जो अपने आप में सिंक होती है, जो अपने आप में टाइम के साथ दबती है। अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होगा, टाइम के साथ मिट्टी दबेगी तो क्या होगा, दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं, कॉलम्स में क्रैक्स आ सकते हैं। साथ में हमें PQC भी ज़रूर करवानी चाहिए जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है। दीमक का ट्रीटमेंट भी हमें करवाना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डिज़ाइन बनाएं, हमारी डिज़ाइन हमेशा मेंटेनेंस फ्रेंडली होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हम तामझाम करेंगे उतना हमें मेंटेनेंस के अंदर खर्चा भी आएगा, प्लस उसके लिए नॉर्मली क्या, एक बार मकान बनाने के बाद मेंटेनेंस के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो हमें इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली हो। एक हमें कन्वीनियंट मकान बनाना है। हमारी डिज़ाइन ऐसा होनी चाहिए कि मकान के अंदर सारी चीज़ें बड़ी कन्वीनियंटली हों। हमें मल्टी लेवल, काफ़ी लोग की इच्छा होती है कि मल्टी लेवल हाउस बनाएं। अगर आप की इच्छा है आप ज़रूर बनाइए, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मल्टी लेवल मकान आने वाले टाइम के लिए उतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं। हमें गेट टुगेदर के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए कॉमन स्पेस अगर हम प्लान करेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। हमें हमारे घर में सब घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। अगर गैदरिंग के लिए, गेट टुगेदर के लिए थोड़ा सा इस तरह की डिज़ाइन होगी तो एक चीज़ अच्छी रहती है। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रेन वाटर मैनेजमेंट के बारे में। हमें छत पे प्रॉपर स्लोप की व्यवस्था करनी है। इस तरह से करनी है कि छत पे पानी भर ही नहीं पाए। अगर पानी भरेगा तो ऊपर से जो पानी है छतों में सीलन आएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि बारिश का पानी मकान में एंटर करे ही नहीं। मकान में पानी कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है वो हमें एग्जामिन करना है। जो भी एरियाज़ ओपन हैं, सेमी कवर्ड हैं, जॉइंट्स हैं, जंक्शंस हैं, DPC हैं, चौखट हैं, दरवाजे हैं, यहाँ से बारिश का पानी मकान के अंदर जाने की पूरी संभावना रहती है। हमें ये देखना है कि किसी भी तरह से, किसी भी हालत में मकान के अंदर बारिश का पानी एंटर ही नहीं कर पाए। ड्रेनेज सिस्टम को हमें प्रॉपर रखना है। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर लें कि पानी, बारिश का पानी न तो रुके और उसको हम निकलने के साथ साथ हम उसको कंजर्व भी कर सकें, तब तो हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है।
हमने अपनी अपने प्रॉब्लम को एक अवसर के अंदर बदल दिया। ये बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। फिर मैं बात करूँगा वाटरप्रूफिंग के लिए। मकान में हर स्टेज पे वाटरप्रूफिंग कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मकान के अंदर अगर आप देखें तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है आने वाले टाइम के अंदर वो है सीलन की और जगह जगह वाटर लीकेज की। वाटरप्रूफिंग के लिए अलग से एजेंसीज़ होती हैं। आप वाटरप्रूफिंग सीमेंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं या बाथरूम वगैरह में उसकी इम्परमेबल कोटिंग भी कर सकते हैं, या कई जगह लोग प्लास्टिक की शीट भी यूज़ करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए, स्पेशली बाथरूम्स वगैरह में। हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। जितने भी सीवरेज के पाइप्स हैं, रेन वाटर पाइप्स हैं, अगर एक्सपोज रहेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा, सीलन की संभावना कम से कम रहेगी। बाद में उस चीज़ को हम जो पाइप्स हैं एक्सपोज पाइप पे अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको पैनल्स वगैरह से या किसी और चीज़ से हम कवर भी कर सकते हैं, और जब हमें मेंटेनेंस करना हो तो उसको पैनल्स को हटा के आप आराम से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। देखने में भी ठीक लगेगा, और हमारा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सीलन की, वो हम काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक हम उसे दूर भी कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब डिज़ाइनिंग की बात की जाए। डिज़ाइनिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में हमें एक बात काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस घर में रहने वाले, हमें सबको इन्वॉल्व करना है और अच्छी तरह से इन्वॉल्व करना है। आपके जीवन साथी हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, और हमें इस तरह का मकान डिज़ाइन करना है जो आने वाले 15-20 सालों तक आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। और हमें मकान बनाते टाइम ये भी देखना है कि हमारे 15-20 सालों तक के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या मकान से हम उम्मीद करते हैं। हमें जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे कंसर्न है, अपने आर्किटेक्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करने चाहिए और डिटेल में डिस्कस करने चाहिए। दोस्तों, अब हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। जो भी वास्तु में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जो भी साइंटिफिक बातें हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिए। वास्तु के बारे में एक अच्छे लिमिट तक बात करना ठीक रहता है। वास्तु क्या है? बेसिकली ये एक साइंस है जो सन डायरेक्शन और विंड एनर्जी को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है। सन डायरेक्शन की बात करें तो जो भी ईस्ट के अंदर ओपनिंग होती है वहाँ पर सुबह अच्छी लाइट आती है और हमेशा उसको प्रेफर किया जाता है। साउथ के अंदर विंटर्स में अच्छी धूप रहती है और गर्मियों में धूप कम रहती है। वेस्ट फेसिंग मकान है या वेस्ट फेसिंग में वेस्ट के अंदर जो भी ज़्यादा ओपनिंग होती है वहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप आती है, ख़ास करके सनसेट के टाइम में। तो वेस्ट के अंदर हमें एंट्री कम से कम रखनी है। नॉर्थ के अंदर ग्रेट नेचुरल लाइट आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रेफर किया जाता है। दोस्तों, जो भी हम मकान बनाएं उसके अंदर हैप्पी एनर्जी, हैप्पी एरिया को ध्यान में रखना है। वेलकमिंग मकान हमारा वेलकमिंग होना चाहिए, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। वेंटिलेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्लांटेशन अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वास्तु अपने आप में खुद ही कवर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपका अपना मकान है, आपका अपना कॉल है, आप अपने हिसाब से वास्तु के में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 3, इन्वॉल्व एक्सपर्ट। वो टाइम चला गया जब हम कहते थे कि यार ये मकान जो बनवाया है हमारे दादाजी ने खुद बनवाया था, उन्होंने और ठेकेदार ने मिलके। वो टाइम चला गया। ज़मीन बहुत कीमती है और उसका साइज़ बिल्कुल फिक्स है। आप ज़मीन को बड़ा नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए, ये चीज़ अपने को समझ लेनी चाहिए कि जो भी ज़मीन है इसी पे आपको मकान बनाना है। इसलिए हमेशा आपको एक प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना है, उनको हायर करना है। आप आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनको हायर कीजिए। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए, लोहे की डिज़ाइन के लिए हमेशा इंजीनियर्स होने चाहिए। वो लोग आपका पैसा बचाते हैं, जो उनके जो चार्जेस हैं वो उतना पैसा बचा के देंगे आपको ऑप्टिमाइजेशन से। वो कोई भी चीज़ को ओवरडू नहीं करेंगे, ओवर डिज़ाइन नहीं करेंगे। जो भी आर्किटेक्ट्स होंगे आपके लिए स्पेस चुरा के देंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे। आपको जो भी स्पेस है उसको यूज़फुल बनाएंगे। दे आर द बेस्ट पर्सन। वो सबसे बेहतर आदमी हैं जो आपका मकान का प्लॉट साइज़ और लोकेशन और डायरेक्शन के हिसाब से आपका मकान डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह
दिमाग में रखिए, मद्देनजर रखिए, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं जो चीज़, वो आपका काम तो है नहीं, वो उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं। वो लोग हिट एंड ट्राई नहीं करेंगे, जो भी नॉर्मली अपन बात करते हैं हिट एंड ट्राई करने वाली, वो वाली बात नहीं करेंगे। अगर मकान एक ही बार में बन जाए, एक ही बार में कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो तोड़ा फोड़ी आपकी कम से कम होगी, और जितना ज़्यादा तोड़ा फोड़ी कम होगी उतना आपका मटेरियल बचेगा, टाइम बचेगा, और तोड़ने के बाद जो मटेरियल जो आपका मलबा होता है वो फेंकने की एनर्जी भी बचेगी, और ये चीज़ें आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगी। सोचिए, एक दो बार मैंने मकान बनवाए हैं, मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। उनका तो काम ही यही है, उन्होंने पता नहीं कितने मकान बना दिए, कितनी डिज़ाइन बना दी, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू हायर एन एक्सपर्ट। आजकल सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहता है, इसलिए हम चौथे नंबर पर बात करेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। हमें सीसीटीवी के बारे में ज़रूर प्लान करना चाहिए। आप उसकी वायरिंग भी करवा सकते हैं, या रिमोट वाले भी हो सकते हैं। हम लोग रिमोट लॉकिंग और अनलॉकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। हम टीवी के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन आदमी आया है, उस हिसाब से हम दरवाज़ा ऑटोमेटिक रिमोट से हम खोला भी जा सकता है। हम इस तरह की व्यवस्था करना अगर हम कर सकते हैं कि हम ग्रिल के थ्रू बगैर दरवाज़ा खोले हुए कंसाइनमेंट, आजकल ऑनलाइन कंसाइनमेंट काफ़ी आते हैं, और वो सब लोग अजनबी होते हैं कि हम बगैर दरवाज़ा खोले हुए हम कंसाइनमेंट को हम ग्रिल से ले लें। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो वो भी अपने आप में काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से ठीक रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बातें की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के बारे में, एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने के बारे में, सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। आपको आज की बातें ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ख़ास करके उन लोगों में शेयर कीजिए जो आने वाले टाइम में मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। अगले वीडियोस के अंदर, इस कड़ी के अंदर मैं आपसे बातें करूंगा मटेरियल्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।